आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं अपवहन वेग को, जिसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और इसके बहुत सारे पोर्शन है, एक दो पोर्शन नहीं है। तो इसको हम 2 लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर देंगे अपवहन वेग को। जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हम इसकी परिभाषा को जानेंगे, ये एक्चुअली होता क्या है उसको जानेंगे। और जो हमारा दूसरा पोर्शन होगा इस वीडियो के अंदर वो होगा डेरिवेशन का, यानी इसका जो सूत्र निर्माण है वो करेंगे। इससे रिलेटेड इसके एक दो सूत्र और होते हैं जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। धारा घनत्व जैसी चीज़ों को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। ओके, तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपवहन वेग है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं अपवहन वेग की बात करूं और इसकी परिभाषा की बात करूं तो किसी भी चालक के सिरों पर हम विभवांतर लगाते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया था, कोई भी सिटी हो या कोई भी गांव हो उसके अंदर आवारा लड़कियां फिरती रहती हैं, आवारा लड़के फिरते रहते हैं। ठीक उसी तरीके से चालक के अंदर भी जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं, और यही जिम्मेदार होते हैं विद्युत धारा के प्रवाह के लिए। तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होती हैं, अगर मैं चालक के दोनों सिरों पर विभवांतर लगा दूं तो विभवांतर लगाने से चालक के एक सिरे पर प्लस क्रिएट होता है और दूसरे सिरे पर माइनस क्रिएट होता है। और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस होता है। तो ये सब एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं, प्लस की तरफ जाने लगते हैं। और जब ये निश्चित दिशा में गति करते हैं तो इनके पास कोई ना कोई वेग होता है। जैसे कोई भी गाड़ी चल रही है तो वो किसी ना किसी वेग से चल रही है, तो वही वेग अपवहन वेग कहलाता है। इसको और अच्छी तरीके से डायग्राम की सहायता से समझते हैं। देखो, ये मैंने एक चालक बनाया है और इसके सिरों पर कोई विभवांतर नहीं है। वहीं दूसरा ये चालक है, इसके सिरों पर विभवांतर है। अब दोनों में फर्क समझो। देखो, ये इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर जो आवेश होगा वो नेगेटिव होगा, और ये इलेक्ट्रॉन है, इसके सिरों पर भी जो आवेश होगा वो नेगेटिव होगा। तो इन दोनों के क्या मध्य प्रतिकर्षण होगा? आप बोलोगे हाँ, क्योंकि नेगेटिव आवेश को प्रतिकर्षित करता है। आप नेगेटिव आवेश को लड़की समझो, तो लड़की और लड़की की हमेशा लड़ाई होती रहती है। तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, है ना। ये इधर जाके इससे टकराएगा तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। यानी ये सब इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते रहते हैं और आपस में ही इधर से उधर गति करते रहते हैं। इनकी कोई दिशा नहीं होती, इनकी अंट संट गति होती रहती है प्रतिकर्षण के कारण। और ये जो गति होती है इसे हम कहते हैं जिग जैग मोशन। क्या कहा जाता है? जिग जैग मोशन। और अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इसे कहा जाता है यादृच्छिक गति। कौन सी गति? यादृच्छिक गति इसे हम कहते हैं, जिग जैग मोशन जिसे हम कहते हैं। ओके, लेकिन अगर मैं इसी के सिरों के ऊपर विभवांतर लगा दूं तो कंडीशन चेंज हो जाती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर विभवांतर लगा दिया तो एक साइड प्लस क्रिएट हुआ, एक साइड माइनस क्रिएट हुआ। तो अब यहाँ पर देखोगे ये जो माइनस है ये बहुत ज्यादा है, तो ये इन सभी इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करेगा और अपने से दूर की ओर धकेलेगा कुछ इस तरीके। तो सभी इलेक्ट्रॉन इधर गति करेंगे। और यहाँ पर जो प्लस क्रिएट हुआ है ये बहुत ज़्यादा है, तो सभी इलेक्ट्रॉन यानी कि सभी लड़कियाँ इस प्लस यानी कि लड़के की तरफ आकर्षित होने लगेगी। तो ये जो सभी की दिशा है वो इधर होगी। हमेशा की तरह दोबारा एक प्रॉब्लम आ गई थी, बट डोंट वरी। अब क्या है, यहाँ पर एक चीज़ तो हमें पता चल गई, इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गति करेंगे। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पर ये होती है कि इधर प्लस है और इधर माइनस है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्रिएट होगा। और हम जानते हैं जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो प्लस से माइनस की तरफ होती है। तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो विद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा और इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गति करेंगे। अब यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र को अभी छोड़ दीजिए, इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की दिशा के अंदर गति कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। तो ये गति कर रहे हैं तो किसी न किसी वेग को पाकर ये गति कर रहे होंगे। जैसे कोई भी बस चल रही है तो वो किसी ना किसी स्पीड, किसी ना किसी वेग से चल रही होगी, 10 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी एक वेग से चलते हैं और ये जो वेग है इसे हम कहते हैं अपवहन वेग, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहा जाता है इसे? इंग्लिश में ड्रिफ्ट वेलोसिटी और हिंदी में अपवहन वेग कहते हैं, जिसकी अभी मैंने आपको परिभाषा बताई। तो अगर आप परिभाषा को देखोगे तो वो भी यही कहती है कि किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगाने पर उसके चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग होता है वो अपवहन वेग कहलाता है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा इन इलेक्ट्रॉनों का वेग, यानी इन इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग। मैं ये नहीं कह रहा कि इस इलेक्ट्रॉन का वेग क्या है या इस इलेक्ट्रॉन का वेग क्या है, क्योंकि देखो हर इलेक्ट्रॉन है वो समान वेग से नहीं चलेगा, सबका वेग अलग अलग होगा। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों होगा, सबका वेग अलग अलग क्यों होगा? क्योंकि देखिए एक भीड़ के अंदर जब व्यक्ति दौड़ता है तो वो किसी न किसी व्यक्ति से तो टकराता है। जैसे कुंभ का मेला होता है, वो बहुत बड़ा होता है, जब कुंभ लगता है तो किसी न व्यक्ति से किसी न व्यक्ति की टक्कर होती रहती है भीड़ भाड़ में। कुछ व्यक्ति जो होते हैं भीड़ भाड़ के अंदर दबकर उनको चोट भी लग जाती है। तो ऐसा होता है जब इनकी टक्कर होती रहती है तो जो इलेक्ट्रॉन है इनकी भी टक्कर होती रहती है। तो इनका क्या है, वेग समान नहीं रहता, हर इलेक्ट्रॉन का अलग अलग वेग रहता है। इसीलिए अब हम हर इलेक्ट्रॉन का वेग तो लिख नहीं सकते, तो हम इन सभी का औसत वेग निकालते हैं और जो औसत वेग है वो अपवहन कहलाता है।
इस वेग को हम वी डी से दर्शाते हैं। तो जो अपवहन वेग है इसको हम वी डी से प्रदर्शित करते हैं। सर आपने ये बोल दिया कि औसत वेग, अब बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा औसत वेग क्या होता है। वैसे तो मैंने मैक्सिमम बच्चों को ये बता दिया है कि जो औसत वेग है वो होता क्या है, फिर भी जिस बच्चे को नहीं पता मैं उसको बता देता हूँ औसत वेग होता क्या है। पहले आप अपवहन वेग का मान जान लीजिए। ये जो मान होता है ये बहुत कम होता है, लगभग 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड। ये वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी है, तो इलेक्ट्रॉन है ना बहुत कम वेग से गति करते हैं। अपवहन वेग का जो मान है वो बहुत कम होता है। पहले हम जान लेते हैं औसत वेग कैसे निकाला जाता है। देखिए औसत वेग निकालने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। मान लीजिए हमारे पास जो स्पीड निकल के आ रही है हर कार की वो है 10 किलोमीटर पर आवर। हर कार की मतलब मेरे पास 2 कार हैं, अगर दोनों की मैं स्पीड को मिला दूं तो दोनों कार कुल मिलाकर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही हैं। तो उनमें से एक कार कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है? तो आप बोलोगे सर दोनों अगर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही हैं तो एक चलेगी 2 पंजे 10, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसी को हम औसत कहते हैं। अब जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि एक कार चल रही हो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और दूसरी कार चल रही है 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अगर दोनों को टोटल किया जाए तो भी 10 किलोमीटर पर आवर होगा, लेकिन औसत का मतलब होता है सबके अंदर बराबर बांटना। तो अब मैं अगर आपको औसत को एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं इस तरीके से कह सकता हूँ। मान लीजिए आपके पास 4 कार हैं, 1 2 3 4। आपके पास 4 कार हैं यानी कि 4 गाड़ियां हैं। एक चल रही है 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरी कार चल रही है 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तीसरी कार चल रही है आपकी 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ओके, और जो चौथी कार है वो चल रही है आपकी 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो अब मैं इसका औसत कैसे निकालूंगा? तो मैं सभी की स्पीड को टोटल करूंगा। तो 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 और 6, तो टोटल है 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड सभी कारों की स्पीड को मिला दिया जाए तो। अब हमारी कार कितनी है? 1 2 3 4, 4 कार हैं तो मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूंगा, तो 4 चौके 16। तो अगर मैं हर कार का अब औसत वेग कहना चाहूँगा तो हर कार का औसत वेग होगा 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसी तरीके से हम औसत वेग को निकालते हैं। तो अगर मैं अपवहन वेग का औसत वेग निकालूं तो मान लीजिए पहले जो इलेक्ट्रॉन है उसका वेग है u1, सॉरी जो इलेक्ट्रॉन है उसका वेग है v1, दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है उसका वेग है v2, तीसरा जो इलेक्ट्रॉन है उसका वेग है v3। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि सर ऐसे आप कहाँ तक लिखोगे? आप बोलोगे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फिर मैं लिख देता हूँ मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर, तो जो nवां इलेक्ट्रॉन है उसका वेग हो गया vn। अब इसको मैं कितने से डिवाइड करूं? अब सर सिंपल सी बात है, जितनी इलेक्ट्रॉन है उतने से डिवाइड कर दो। हमने माना है n इलेक्ट्रॉन है तो हम n से डिवाइड कर देंगे और इस तरीके से जो उनका औसत वेग है वो निकल आएगा। आई होप आपकी समझ में आया होगा। कहीं पर भी डाउट है ना तो दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके देख लो, मैं पूरा डिटेल में आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। और इसी को वीडी यानी कि औसत वेग कहते हैं। सर इस तरीके से मैं अगर यहाँ पर बात की जाए, यहाँ पर अपवहन वेग निकल के आ रहा है तो यहाँ पर भी तो कुछ वेग निकल के आएगा, क्योंकि गति तो ये भी कर रहे हैं। हाँ, बात ये है कि ये एक निश्चित दिशा में गति कर रहे हैं इधर की ओर, जबकि ये टकरा फिर के वहीं पर गति कर रहे हैं। यानी इनके कुल मिलाकर अगर मैं देखा जाए तो मान लीजिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन का वेग है u1, दूसरे का वेग है u2, तीसरे का वेग है u3, इसी तरीके से n इलेक्ट्रॉन है इसमें और उनका वेग है un, और इसको डिवाइड कर दूंगा मैं n से, तो ये क्या है? इनका औसत वेग निकल आएगा इन इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, लेकिन ये जो औसत वेग होगा ये शून्य होगा। क्यों? क्योंकि ये सभी एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति करते हैं। मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की टक्कर हुई तो ये दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति करेंगे। ठीक है, और जो वेग होता है ना, वेग एक अदिश राशि है, तो अगर मैं इन दोनों का वेग कैलकुलेट करूंगा तो वो क्या हो जाएगा? नेट वेग शून्य हो जाएगा। तो ठीक इसी तरीके से इन सभी के अंदर टक्कर होती है और ये विपरीत दिशा में गति करते हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये यहीं पर गति करते रहते हैं। कोई यहाँ आ रहा है, कोई वहां जा रहा है। जैसे एक ग्राउंड है, इस ग्राउंड के बाहर कोई जा नहीं सकता और इसी के अंदर गति कर रहे हैं अंट संट, तो उनका जो नेट वेग निकालूंगा मैं औसत वेग वो होगा शून्य, क्योंकि इनकी कोई दिशा नहीं है, कोई दूरी तय नहीं हो रही। जितनी दूरी तय कर रहे हैं दोबारा वहीं पर आ रहे हैं। जबकि यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर अपवहन वेग के अंदर ये दोबारा नहीं आ रहे। ऐसे एक इलेक्ट्रॉन है, ये गति करके यहाँ पर गया, फिर गति करके यहाँ पर जाएगा। जबकि यहाँ पर आप देखोगे एक इलेक्ट्रॉन गति करके यहाँ पर गया, इसने प्रतिकर्षित किया, ये दोबारा इधर आ गया। तो इनका जो अगर मैं नेट निकालूंगा ना तो वो शून्य है। अब ज़्यादा कंफ्यूज मत करना माइंड को, आप ये समझ लेना इनका जो नेट वेग होता है विभवांतर लगाने से पहले वो शून्य होता है, और ये कैलकुलेट किया गया तो शून्य ही मिला। जबकि यहाँ पर देखा जाएगा जब विभवांतर लगाएंगे तो इनका कुछ वेग होगा वीडी, इसीलिए इसे अपवहन वेग कहा गया और इसको कोई नाम नहीं दिया गया। हाँ, इसे यादृच्छिक गति यानी जिग जैग मोशन नाम दिया गया। क्यों? क्योंकि इसके नेट निकाला जाए तो वो शून्य निकल के आता है।
अब सर आपने अच्छी तरीके से मेरे को समझा दिया कि अपवहन वेग क्या होता है, परिभाषा जो है बिल्कुल क्लियर है। इसकी डेरिवेशन और करके बता दो तो बस दिल धन्य हो जाए। अपवहन वेग अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम सिंपल सी लैंग्वेज में कह देंगे कि कोई भी चालक है उसके सिरों पर विभवांतर लगा दिया है तो चालक में उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनका जो औसत वेग होगा वो अपवहन वेग कहलाएगा, जिसे हम BD से प्रदर्शित करेंगे और इसकी जो वैल्यू है वो बहुत कम होगी, लगभग 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ओके, अब इसकी डेरिवेशन करना है तो उसका जो सूत्र निकल के आएगा ना हमारे पास, वो निकल के आएगा ये हमारे पास सूत्र निकल के आएगा। लेकिन ये सूत्र निकल के आएगा कैसे उसको भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, उसको सूत्र को व्युत्पत्ति करते हैं। उसके लिए हम कुछ चीज़ों को देखेंगे, जैसे कि हमारे पास दिया क्या है। पहली चीज़ तो हमारे पास अपवहन वेग का हमने सूत्र निकाला है अभी 2 मिनट पहले ये, लेकिन हमें इस सूत्र में नहीं, बिल्कुल डेरिवेशन वाले फॉर्म में निकालना है इसको। ठीक है, दूसरी चीज़ हमने ये तो विभवांतर लगाने के बाद है अपवहन वेग। विभवांतर लगाने से पहले जो अंट-संट गति थी जो कि 0 था नेट वेग, उसका भी हमारे पास सूत्र है। तो हमारे पास 2 सूत्र तो ये हो गए। तीसरा है विश्रांति काल। विश्रांति काल यानी टाउ। देखो पहले ये अंट-संट गति कर रहे थे जो कि नेट आवेग 0 आ रहा था। विभवांतर लगाने के बाद ये एक निश्चित दिशा के अंदर गति करने लगी। तो अंट-संट गति कर रहे थे, पहले यादृच्छिक गति कर रहे थे, अब उससे एक निश्चित दिशा में गति कर रहे हैं तो उसके अंदर कुछ समय लगा होगा। जब ये निश्चित दिशा में गति कर रहे हैं तो उसमें कुछ समय लगा होगा। इसी समय को हम विश्रांति काल कहते हैं, यानी इसको हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। अगर टाउ आपको बनाना तो टा टमाटर को बना देना कुछ इस तरीके से। गंदी हैंडराइटिंग में टा टमाटर टाउ के बराबर होता है। बहुत सारे शब्द हैं जो हिंदी से लिए गए हैं, बस कोई बताता नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास विश्रांति काल है, ये है अपवहन वेग। एक और चीज़ है हमारे पास और वो है विद्युत क्षेत्र। क्या है? विद्युत क्षेत्र। मैंने आपको क्या बताया था? विद्युत क्षेत्र जिसे ई से दर्शाते हैं। देखो हमने क्या है, चालक के सिरों पर विभवांतर लगाया तो विद्युत क्षेत्र क्रिएट हुआ ई प्लस से माइनस की तरफ। तो हमारे पास विद्युत क्षेत्र भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, विश्रांति काल भी है, लगभग बहुत सारी चीजें हैं। अब इससे हम कैसे निकालें, इसके लिए हमारे पास सूत्र है। हमें क्या निकालना है? अपवहन वेग, यानी कुल मिलाकर हमें वेग निकालना है। और वेग का सूत्र होता है u प्लस के AT। गति का प्रथम नियम हमने पढ़ा था, उसके अंदर पढ़ा था, 10th का ये सूत्र है ना। v इज इक्वल टू यू प्लस AT। क्या हमारे पास v है? आप बोलोगे सर v यानी कि अपवहन वेग बाद का वेग। u होता है पहले का वेग यानी कि विभवांतर लगाने से पहले का वेग, ये भी हमारे पास है। ये होता है त्वरण, नहीं है लेकिन निकाल लेंगे। t यानी कि विश्रांति काल, टाउ, ये भी हमारे पास है। तो लगभग देखा जाए तो सभी सामग्री है, त्वरण नहीं है। लेकिन त्वरण का तो एक सूत्र होता है F इज इक्वल टू ma, जो कि मैंने आपको कई बार बताया है। F इज इक्वल टू ma बहुत छोटा सा सूत्र है, ये 10th के सूत्र हैं, आई होप आपको याद होंगे। तो F इज इक्वल टू ma, m होता है मास यानी कि द्रव्यमान और a होता है त्वरण, F होता है बल। तो हमारे पास तो सिंपल सी बात है, F इज इक्वल टू ma है तो a इज इक्वल टू क्या आ गया? F बाय m। तो हमारे पास तो सर त्वरण भी निकल के आ गया। त्वरण क्या निकल के आएगा? ए इज इक्वल टू एफ बाय एम। अब एम यानी मास होता है इलेक्ट्रॉन का सर माना, लेकिन ये जो एफ है ये क्या है? ये बल है। सर बल का सूत्र क्या है? बल का तो हमें पता ही नहीं है। बल का सूत्र एफ इज इक्वल टू क्यू ई, मैंने आपको कई दफ़ा बताया है। इन सभी सूत्रों को अच्छी तरीके से याद करो। बल का सूत्र क्या होता है? एफ इज इक्वल टू क्यू ई। यहाँ पर क्यू क्या है? हमारा इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो क्यू की जगह लिख दिया इलेक्ट्रॉन का आवेश। ई क्या है? विद्युत क्षेत्र। सर पता है हमें, ई हमारे पास विद्युत क्षेत्र है। तो एफ इज इक्वल टू ई निकल के आ गया। तो हमारे पास लगभग सभी चीज़ें हैं, बस इनको सूत्र में पुट करना है। तो पुट करो सबसे पहले। वी यानी होता है विभवांतर लगाने के बाद का वेग। तो बाद का वेग हमारे पास क्या है? अपवहन वेग वी जिसे हमें ज्ञात करना है। इसके बाद है यू क्या है हमारे पास? यू है यानी विभवांतर लगाने से पहले का वेग, जो कि है u1 u2 डैश un बटा n। यही है ना, लगाने से पहले का वेग। फिर क्या है? प्लस के a। अब सर a को कैसे निकालें? हम सभी जानते हैं a इज इक्वल टू होता है f बाय m और f का सूत्र होता है क्या? QE। अब Q तो हमारे पास है, Q यानी आवेश, तो आवेश हमारे पास इलेक्ट्रॉन का आवेश है, तो Q की जगह E लिख दिया है ना। E यानी कि विद्युत क्षेत्र हमारे पास है, तो बटा m लिख दिया। लेकिन यहाँ पर याद रखना, बल कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है, और सदिश राशियों के अंदर दिशा विपरीत है तो चिन्ह विपरीत होगा। तो ठीक इसी तरीके से हम यहाँ पर देखें तो देखो, अपवहन वेग यानी इलेक्ट्रॉन किस दिशा में गति कर रहे हैं, ये तो आवेश का प्रवाह इस दिशा में हो रहा है, सॉरी विद्युत धारा का प्रवाह इस दिशा में हो रहा है, लेकिन जो नेगेटिव आवेश है इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन, उनका प्रवाह इस दिशा में हो रहा है। और यानी कि जो अपवहन वेग है वो इस दिशा में है, और विद्युत क्षेत्र किस दिशा में? इस दिशा में। तो मैंने अभी आपको बताया था दोनों की दिशा विपरीत है, इसीलिए यहाँ पर देखोगे तो आप
इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर है और विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, तो ये होने पर हम चिन्ह विपरीत लेंगे। तो त्वरण इज इक्वल टू निकल के आ गया माइनस के ई इंटू एम, तो इसकी जगह पर मैंने लिख दिया माइनस के ई इंटू एम। इसके बाद आता है विश्रांति काल। क्या निकल के आता है? विश्रांति काल। विश्रांति काल हो गया हमारा टाउ, ठीक है, विश्रांति काल निकल के आ गया टाउ। तो वी डी इज इक्वल टू क्या निकल के आया? हम सभी को पता है ये क्या है, ये तो हमारा टोटल 0 है, तो ये क्या हुआ माइनस के ई बटा एम इंटू के टाउ। तो ये हमारा क्या सूत्र निकल के आ गया? अपवहन वेग का हमारे पास सूत्र निकल के आ गया। और ये जो सूत्र है ना, इस सूत्र को आप कंटेस्ट कर लेना, आगे चल के इसकी जरूरत आपको पड़ने वाली है। तो देखो मैंने आपको यही बताया था ना, सूत्र क्या है? माइनस के ई बटा एम इंटू टाउ, और सूत्र हमारा क्या निकल के आया? ये। तो कोई भी अगर सूत्र पूछे हमारा ये रहा, कोई भी अगर हमें अपवहन वेग का सूत्र पूछे तो वो होता है माइनस के ई एम इंटू टाउ। अब इसको लिख देते हैं अपने हिंदी भाषा में, मातृभाषा में। वी डी हो गया हमारा अपवहन वेग इज इक्वल टू माइनस यानी कि दिशा विपरीत। ई हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन्स का आवेश, इलेक्ट्रॉन्स का आवेश, और ई हो गया हमारा विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। ये हो गया हमारा विश्रांति काल टाउ, ओके। और बटे में अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो बटे में क्या होगा हमारा? एम। एम हो गया मास यानी कि द्रव्यमान। ये निकल के आ गया, ओके। तो इस तरीके से हमने क्या है, सूत्र को भी निकाल दिया। तो लगभग हमने अपना सारा पोर्शन कंप्लीट कर लिया। तो ये होता है हमारा अपवहन वेग, और अपवहन वेग को मैंने समझा दी, अभी डेरिवेशन भी कर ली, और कम समय के अंदर मैंने पहली बार इसको कंप्लीट किया है। वरना मैं चाहता तो उसका थोड़ा और लेंथी कर देता, बट मैंने इतना फास्ट इसीलिए पढ़ाया है क्योंकि बाहर जो है बारिश हो रही है और मेरे को बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है, ओके। सो मैं चला बारिश को देखने। आपसे मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, वीडियो लेट थी इसीलिए क्योंकि फ़ोन के अंदर टेक्निकल इश्यू आ रहा था, और अब जाके वो इश्यू सॉल्व हुआ है। ओके, गुड बाय।